हाँ जी। तो टॉपिक कल हमने शुरू किया था। कौन सा शुरू किया था बेटा? कैपिटल गेन हिंदी में बोलते हैं पूंजीगत लाभ, इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल गेन। हमने कल बात करी कि कैपिटल गेन दो तरह का होता है। कौन कौन सा? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। कैसे पता पड़ता है? अगर आपने कोई एसेट्स 24 मंथ के पहले ही बेच दी तो पीरियड ऑफ होल्डिंग आपका 2 साल से कम है तो होगा शॉर्ट टर्म। अदरवाइज कैपिटल गेन क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। उसमें हमने कहा कि भाई कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ एसेट्स ऐसे हैं जहां पर 24 महीने नहीं देखते बल्कि 12 महीने देखते हैं। उसमें कौन कौन सा था? एक तो आपके लिस्टेड शेयर्स, दोनों इक्विटी हो या प्रेफरेंस, एक यूनिट ऑफ यूटीआई और यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और जीरो कूपन बॉन्ड। इनके केस में 12 महीने देखना है, अदरवाइज टाइम पीरियड कितना लेना है? 24 महीने का लेना पड़ेगा। समझ में आ गई बात अपने को? चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई देखिए ये जो कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है, ये कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे होता है। तो लिखें कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म लिखाना है, सॉरी सॉरी ठीक है, लिखो लिखो लिखो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखाऊं? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसमें आप लिखें बेटा, if any asset, if any asset transfer by SSC, if any asset transfer by SSC after transfer by SSC after held for 24 month or more, मोर देन करना, आफ्टर हेल्ड फॉर मोर देन 24 मंथ है ना। अगर एग्जैक्ट 2 साल है तो शॉर्ट टर्म में चल जाएगा, ठीक है। आफ्टर हेल्ड फॉर एसेट्स फॉर मोर देन 24 मंथ, 24 मंथ, 24 मंथ, ठीक है। अब देखो भैया इसमें एक चीज मेरे को बतानी है आपको, वो ये जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि भाई लास्ट ईयर बड़ा एक मेजर चेंज हुआ 23 जुलाई 2024 को। उसके पहले पता है क्या होता था? उसके पहले मैं आपको बताऊं, अभी तो आप क्या पढ़ रहे हो कि एसेट दो ही तरह के, कि वो शेयर वेयर है तो 12 महीने, अदरवाइज 24 में नहीं पढ़े हो ना। पहले वाले बच्चों को पता है हम तीन चीजें पढ़ाते थे। तीन चीजें क्या क्या पढ़ाते थे हम? शेयर्स के लिए 12 महीने, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए 24 महीने, बाकी बची हुई एसेट्स के लिए 36 महीने लेते थे हम लोग। क्या रूल था? शेयर्स के लिए सेम 12 महीने, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए 24 महीने। लेकिन अदर जैसे मान लो ज्वेलरी है तो 23 जुलाई 2024 के पहले रूल ये था कि अगर आपने ज्वेलरी 36 महीने तक रखी तो शॉर्ट टर्म, 36 महीने के बाद लॉन्ग टर्म। लेकिन अभी सरकार ने क्या करा, वो 36 महीने वाला नाटक अभी खत्म कर दिया है। अब वैसे देखो क्या है कि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो हमको देखना पड़ेगा कि हमने जो ट्रांसफर हो 23 जुलाई के पहले किया है या 23 जुलाई के बाद में ही किया है ना। तो एक नोट आप लिखो, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा के लिखना, पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग, होल्डिंग बिफोर 23 जुलाई 2024, 23 जुलाई 2022 बैंक के पेपर में पीरियड ऑफ होल्डिंग बिफोर 23 जुलाई 20, इसमें आप लिखें, देखो दिखाऊं, इन द केस ऑफ शेयर्स, in the case of shares and land and building, shares and land and building, shares and land and building, rules are the same,
rules are the same rules are the same but other than these assets we will consider other than these assets we will consider 36 month 36 month. In the case of other asset, we will consider 36 month for the calculation of calculation of short term capital gain or long term capital gain. Short term capital gain and long term capital gain. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल, ठीक है। चलो जी, अब आप लिखो कैलकुलेशन ऑफ, अगला टॉपिक लिखो कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी चीज पे प्रॉफिट या लॉस निकालते कैसे हैं? प्रॉफिट लॉस निकालना है तो कैसे निकालोगे? सेल्स माइनस कॉस्ट, तो यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ पर हेडिंग क्या लिखेंगे? पहले तो हेडिंग लिखना सीख लिया हम लोग। हेडिंग लिखो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम from of taxable income from short term capital gain for assessment year 25-26, for assessment year 25-20, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आएगा आपका सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस को हम लोग बोलते हैं, आप पूरा लिखना चाहो तो लिख लेना, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, FVOC, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या होता है? सेल्स प्राइस, यानी कि आपने एसेट्स को कितने में बेचा, ठीक है। अब क्या करोगे? इसमें से माइनस करेंगे अपन पहले। अगर एसेट्स को ट्रांसफर करने पे कोई खर्चा किया गया है तो माइनस करेंगे। तो अगर जिस मान लो कोई आपने दलाली दी है ना, ब्रोकरेज वगैरह, तो ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आ जाएगा नेट सेल प्रोसीड, ठीक है। और फिर माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट्स, हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आएगा आपका क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को शॉर्ट में अपन क्या लिखेंगे? STCG, STCG, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और फिर इसमें से देंगे लोग कुछ एग्जेम्पशन,
चलो भाई, तो हम लोग कुछ एग्जामेशन देंगे। है आपके पास। वाह, ये कहाँ से आ गई? ई और जी है। ये 4 तरह की एग्जामेशन है। अगर कोई होगी क्वेश्चन में तो दे देंगे। बस जाएगा आपका टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एसटीसीजी। हेलो। हाँ जी। हाँ यार, मैं थोड़ा सा फ्री होकर कॉल करता हूँ आपको, ठीक है? चलो जी, तो यह जाएगा आपका टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एसटीसीजी, ठीक है? टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एसटीसीजी। हाँ जी, तो ये बना हमारा फॉर्मेट। सबसे पहले आता है सेलिंग प्राइस, क्या माइनस करते हैं फिर आपका ट्रांसफर एक्सपेंस। इसमें इसको लेस करेंगे तो क्या आएगा? नेट सेल प्रोसीड। जैसे मान लो मैं आपको बताऊं, सुनो, एक एग्जांपल लेते हैं। आप ये मान लो कि आपने पिछले साल, एक साल पहले एक मकान खरीदा। मकान खरीदा कितने का? 50 लाख। खरीद लिया। फिर आपने क्या करा, उस मकान का फर्स्ट फ्लोर बनवाया 6 लाख रुपए लगा के। बनाया। पूरे काम को भी साल पहले मकान खरीदा, उस पर फर्स्ट फ्लोर बनाया। रहने गए। रहने के बाद मैडम को समझ में नहीं आ रहा मकान। कह रहे तो बढ़िया नहीं मकान, ही पता अजीब अजीब सा है यहाँ तो। छत से आ जाती है धम 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 सारा टाइम। तो इसको तो बेचो। ठीक है, बेच देते हैं। अपन ने क्या करा, अपन ने एक ब्रोकर को बोला, मैंने कहा भाई बेच। उसने कहा ठीक है सर, बेच देता हूँ। उसने मकान बिकवा दिया कितने में? 80 लाख में। उसने कहा सर 2% मेरा ब्रोकरेज भी लगेगा। ठीक है। एक नॉर्मल एग्जांपल मैंने लिया। अब अगर अपने को फिट करना है इसको, तो सबसे पहली बात तो आपने मकान बेचा, कितने में बेचा? 80 लाख में बेचा। लेकिन 2% तो क्या लग गया? ब्रोकरेज हमेशा सेलिंग प्राइस पे लगता है। 80 लाख का 2% कितना आ जाएगा? 1 लाख। और तो 80 में से यार 1,60,000 तो ब्रोकरेज कटी, मेरे पास बचा कितना? 7840। अब ये मकान वैसे तो मैंने खरीदा कितने का था? 50 का। लेकिन क्या एक्स्ट्रा पैसा कुछ और लगाया क्या? लगाया ना, तो मुझे मकान कितने का पड़ गया? माइनस कर दिया, कितना बचा? कि 22 लाख और 40,000। 2240। ठीक है, एग्जामेशन हमने पढ़ी नहीं अभी, तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। यानी कि टैक्सेबल अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आ जाएगा बेटा? 22 लाख और 40,000 रुपये आ जाएगा इनकम टैक्स का। हाँ बिल्कुल। अगर आपको याद हो तो हमने याद है तो भी ठीक है, भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे जाके फिर से पढ़ेंगे कि भाई कैसे कैसे इनकम टैक्स लगाया जाता है। तो ये एक बैलेंसिंग इनकम का ही पार्ट होता है। तो जो स्लैब लगता है ना, 0 से 3 लाख, 3 लाख 6 लाख, ये उसी इनकम का पार्ट। शॉर्ट टर्म है ना? शॉर्ट टर्म है ना बेटा? लॉन्ग टर्म होता उधर जाता ना। हाँ जी, कॉपी कर लो इसको फटाफट से। कर लिया क्या? देखो भाई। अरे हो गया। आगे बढ़े। चलो लिखो। लिखो कैलकुलेशन ऑफ। अरे लिखो, अरे लिखो। कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। हाँ जी, अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकलेगा ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे आपने देखो सुनो, शॉर्ट टर्म निकाला है ना, वैसे ही लॉन्ग टर्म निकलेगा। सबसे पहले आता है सेल प्राइस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। माइनस क्या करेंगे, तो भाई माइनस क्या करोगे, ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस करोगे, तो ये जो बचेगा इसको बोलेंगे नेट सेल प्रोसीड, एनएसपी, नेट सेल प्रोसीड। अब यहां से पता है, उधर तो आपने माइनस करी थी कॉस्ट, यहाँ कॉस्ट माइनस नहीं होगी, बल्कि क्या माइनस होगी बेटा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हाँ, और अगर आपने कोई फर्स्ट फ्लोर बनाया, बिल्डिंग में इंप्रूवमेंट कराया, तो उसकी भी कौन सी कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो कॉस्ट की क्या माइनस करते हैं यहाँ पे हम लोग, इंडेक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, लेस करेंगे। हेलो, हेलो, उसमें जो लिखा है उसको मार गोली तू अभी, ठीक है। तू चिंता मत कर, मैं तेरे को बिल्कुल सही पढ़ाऊंगा। हाँ जी, वो मैं बता दूंगा ना बेटा, अगर क्या होगा, अगर इंडेक्स कॉस्ट नहीं देना होगा ना, तो मैं बता दूंगा कि इसमें ये नहीं देना। माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, एग्जाम्पशंस माइनस करेंगे, 54 से चालू होती है, इसमें इसमें ज़्यादा होती है। सबसे पहले होगी 54, फिर होगी 54 बी, डी, डी के बाद होगी 54, डी के बाद ईसी, फिर एफ, ई भी तुम्हारे आ गई क्या, ठीक, वो डबल है, 54 डबल ई, फिर एफ है ना। हाँ जी, ए और जीबी, है ना। तो माइंड में चल रहा होगा ये कौन सी बीमारियां हैं इसमें, मैं आपको बता दूं, इसमें सिर्फ 2 या 3 ही काम किए। कौन कौन सी हैं, एक 54 काम किए, एक ईसी काम किए, और एक एफ काम किए। तीनों इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहो तो आप, ठीक है। नहीं बेटा, इतनी कहाँ याद होगी अपने से, इतनी याद याद फिर अपन दूसरे कोर्स में चले जाते हैं। नहीं, मेरे को याद तो है, ऐसी बात तो नहीं है यार। हाँ हाँ, ये भी बताएंगे आप, शांति रखो यार, तुम ऐसे क्या कर रहे हो यार, मुझे पढ़ाना तो दो अभी तुम। अभी तो देखो मैंने खाली फॉर्मेट लिखा है, वो मेरे को सब बताना है, इंडेक्स कॉस्ट क्या होता है। हाँ जी, हो गया। तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन, कौन सा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का।
हो गया ये? चलो आगे बढ़ूं मैं? चलिए, तो देखिए हम लोग आगे बढ़े। उसके पहले यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि इनकम टैक्स में डेप्रेशन कैसे लगता है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा स्पेशल टाइप से लगता है डेप्रेशन यहाँ पे। जो आप अकाउंटेंसी में लगाते हैं वो बिल्कुल अलग होता है, और ये जो है ये बिल्कुल अलग तरीके से रहेगा। ठीक है, तो लिखो आप, मैं आपको बताऊँ जैसे डेप्रेशन अलग से एक चैप्टर है आपका पूरा। हाँ लिखो ना, हेडिंग डालो, लिखाऊं? लिखो, हाँ हेडिंग लिखो ना बेटा। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन डिफरेंट एसेट्स। इसमें पहली जो मजे की बात है ना वो आप ये समझो, जिन भी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन मिलता है ना, ध्यान रखना उन पे हमेशा अगर कोई कैपिटल गेन होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म होता ही नहीं डेप्रिसिएशन वाली एसेट्स पे। ठीक है, तो उसमें आप लिखें इफ डेप्रिसिएशन इज अलाउड, if depreciation is allowed on any asset, हाँ जी, if depreciation is allowed on any asset, then there will be, then there will be the case of, there will be the case of short term capital gain, the case of short term capital gain, short term capital gain। ठीक है, for the charging of depreciation, for the charging of depreciation, the following two conditions, the following two conditions must be satisfied, the following two conditions must be satisfied। ठीक है, दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। लिखो कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 लिखे बेटा, देयर मस्ट बी, देयर मस्ट बी at least one asset, there must be at least one asset in the block, one asset in the block, and ये तो सॉरी एंड मत लिखो, ये तो कंडीशन नंबर 1 होगी, अलग अलग है ना मैंने। तो कंडीशन नंबर 1 क्या है? एटलीस्ट वन एसेट रिमेन इन द ब्लॉक। और कंडीशन नंबर 2 लिखें, देयर मस्ट बी सम वैल्यू, देयर मस्ट बी सम वैल्यू, some value remain in the block, there must be some value remain in the block। ठीक है, remain in the block। if both the conditions are satisfied, if both the conditions are satisfied, then we will charge depreciation। गेट नंबर 3 से, हाँ गेट नंबर 3 है ना, मकान नंबर 17, यहाँ तलवंडी देना। 35 रुपये आ रहा, 35 35। हाँ दे देंगे, फटाफट। हाँ जी लिख लिया। देन वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन। भैया दोनों कंडीशन पूरी होगी तो ही डेप्रिसिएशन लगेगा, वरना नहीं लगेगा तो क्या होगा?
वरना होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। वो मैं आपको सिखाता हूं कैसे होता है, लिख लो इसमें नीचे। इफ एनी ऑफ द अबव टू कंडीशन, if any of the above two condition, any of the above two condition is not satisfied, any of the above two condition is not satisfied, then there will be case of, short term capital gain, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, अब आप बात समझना लॉजिकली। देखो, आज रिलायंस में इतनी सारी प्लांट एंड मशीनरी है, इतना सारा फर्नीचर है। अब आपने अभी तक जो अकाउंटेंसी पढ़ी ना, अकाउंटेंसी में तो क्या होता है कि भाई फर्नीचर खरीदा, उस पर टैप लगा दिया, 1 जुलाई को खरीदा तो 1 जुलाई से लगा दिया, है ना, जब खरीदा तब से लगा दिया, ऐसे होता है। उसमें तो अलग अलग एसेट्स अलग अलग डेप लगता है। इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स में कहा गया कि वो सारी एसेट्स, एक तो जिनका नेचर क्या है, सेम है, नंबर 1, और नंबर 2 उन पे डेप्रेशन का रेट भी सेम होना चाहिए। 2 बातें, एक तो एसेट का नेचर सेम होना चाहिए और उस पर डेप्रेशन का रेट भी क्या होना चाहिए, सेम। अभी डेप्रेशन का रेट क्या होता है ये मैं आपको लिखा दूंगा। जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आपकी लैंड बिल्डिंग होती है ना बेटा, रेसिडेंशियल है तो 5% का डेप लगता है, कॉमर्शियल है तो 10% का डेप लगता है। अब है तो दोनों बिल्डिंग पर डेप का रेट अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग मानी जाएगी। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी आपकी, उस पर मान लो डेप्रेशन का रेट फॉर एग्जाम्पल 15% है, और कार पे भी डेप्रेशन का रेट 15% है, दोनों सेम मानी जाएगी। तो इनकम टैक्स ये बोलता है कि अगर एसेट्स ऐसी हैं, एक तो जिनका नेचर सेम है और नंबर 2 डेप्रेशन का रेट सेम है, उन सबको मिला के ना एक ब्लॉक बना लो और उस पूरे के पूरे ब्लॉक पे डेप्रेशन लगा दो। आप एक एक मत लगाओ, एक एक में तो पागल हो जाओगे आप, समझ रहे हो आप बात को। तो सबका क्या करो, एक ग्रुप बना लो सिंगल और उस पर डेप लगा दो। लेकिन ग्रुप में डालने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो भाई नेचर सेम होना चाहिए और नंबर 2 डेप्रेशन का रेट भी सेम होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से डेप लगाया जाता है। मैं एक एग्जांपल आपको करवाता हूं, उससे अपन बात को आगे समझेंगे। मान लो आपकी फैक्ट्री में 3 तरह की मशीन है बेटा, मशीन ए, मशीन बी और मशीन, तीनों प्लांट एंड मशीनरी थी। तीनों को जोड़ के आपका जो ब्लॉक था वो था 50,000 रुपए का ब्लॉक। ठीक है, अलग अलग केस में यहाँ लिखता हूँ। मान लो आपका नंबर 1, केस नंबर 1 है, आपसे कहा जाता है कि आपने एसेट्स ए और एसेट्स बी, दोनों एसेट्स मिला के बेच दी, कितने में, 60,000 में, पहला केस। दूसरा केस आपसे कहा जाता है कि आपने है ना एसेट्स ए, एसेट्स बी और एसेट्स सी, तीनों मिला के बेच दी 45,000 में। तीसरा एग्जाम्पल आपसे कहा जाता है कि आपने एसेट्स ए और एसेट्स बी बेची है 42,000 रुपए में। 3 अलग अलग केस मैंने आपको दिए हैं, अपन एक एक करके बात कर। ठीक है बेटा, हमसे कहा गया कि हमारे पास ब्लॉक में कितने एसेट्स है, 3 है ना बेटा, ए प्लस बी प्लस सी, और तीनों का मिला के वैल्यू कितना है, 50,000। केस नंबर 1 क्या बोल रहा है, आपने एसेट्स बी और एसेट्स बी दोनों मिला के बेच दी, लेकिन एसेट्स बेची कितने में है। अब आप बात को बहुत ध्यान से समझना। अगर आपने एसेट्स ए और एसेट्स बी बेच दी तो मैं 2 कंडीशन चेक करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको लिखाया है कि डेप लगाने के लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो होनी चाहिए ब्लॉक में एसेट और एक होनी चाहिए ब्लॉक में वैल्यू। बेटा आपने ए और बी एसेट्स तो बेच दी, एसेट्स बची, एक एसेट तो बची, ये कंडीशन तो होगी। क्या ब्लॉक में वैल्यू बची, क्या वैल्यू थी कितनी, 50। आपने एसेट कितने बेच दिए, क्या वैल्यू बची, वैल्यू नहीं बची। क्योंकि वैल्यू नहीं बची इसीलिए डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता। समझ में आई पहली कंडीशन। यार एसेट तो बच गई पर क्या नहीं बची, वैल्यू नहीं बची। ये तो हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2 को समझते हैं। केस नंबर 2, हमारे पास 3 एसेट्स ए प्लस बी प्लस, कितने का
50 का है ना। आपने क्या क्या बेचा, आपने ए बी तीनों एसेट्स बेच दिए। कितने के बेचे? पहला सवाल, क्या ब्लॉक में एसेट्स बचा क्या? क्या ब्लॉक में वैल्यू बचा क्या? वैल्यू तो बचा। और साला डेप तो यहाँ भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अब की बार क्या हो गया, वैल्यू बच रही है और ब्लॉक में एसेट्स नहीं बचा। इसके पहले वाले में क्या लफड़ा पड़ गया था कि ब्लॉक में एसेट बचा लेकिन वैल्यू नहीं बची। तीसरा देखें, आपने ए और बी बेची 42,000 में। अगर आपने एसेट्स, तीन एसेट्स हैं, ए प्लस बी और प्लस तीनों मिलाए कितने के? 50 के। आपने क्या करा, एसेट्स ए और बी कितने का बेचा है बेटा? 42 का। क्या ब्लॉक में वैल्यू बची? ए एसेट्स बची? बची। ब्लॉक में वैल्यू नहीं बची। तो दोनों चीजें बच गई, तो क्या डेप लगेगा? बिल्कुल लगेगा। हाँ, 9298 वैसे एक बार चेक करा दे इसको, 9298। बोला ढंग से, बोला ढंग से लेके आवे। बोला ढंग से लेके आवे, ठीक है। हाँ जी। तो केस नंबर 3 में डेप लगेगा, बिल्कुल लगेगा। क्यों लगेगा? क्या दोनों कंडीशन पूरी हो रही है? बिल्कुल हो रही है। हाँ बोलो क्या। देखो सुनो, इनकम टैक्स में डेप्रेशन लगाने के लिए जो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट थ्योरी। जैसे कोई एसेट्स ब्लॉक में चल जाती है उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म। मुझे क्या चेक करना है, ब्लॉक में एसेट्स है, हाँ भाई है। ब्लॉक में वैल्यू है, हाँ भैया है। अगर दोनों है तो डेप मिलेगा। कहाँ है लॉस, चरिया है क्या? कौन सा लॉस? जब मैं कह रहा हूं कि पूरे, अरे लाला, ये पूरे को मिला के एक एसेट है, ब्लॉक ऑफ एसेट। आपको क्या चेक करना है कि सारे बेच दिए क्या? तेरे को कैसे पता कि ए और बी में लॉस हुआ? सी तो बचा है भी तेरे पास, यानी सी कहाँ बेचा? और सी 12,000 में मैंने बेच दिया तो आपने को दिमाग में देखो, मैं बताऊं आपको, इनकम टैक्स का डैप अकाउंट्स के डैप से बिल्कुल अलग चलता है। अकाउंट अकाउंट का भूल जाओ आप। आपको तो जो दो चीज गए ना वो खोपड़ी में अपनी हार्ड डिस्क में सेव कर लो। क्या क्या? एक तो क्या बचना चाहिए ब्लॉक में, एक क्या बचना चाहिए ब्लॉक में? वैल्यू। क्या बचना चाहिए? एक तो ब्लॉक में एसेट है, क्या बचना चाहिए? अगर दोनों में से एक भी चीज नहीं बची तो फिर डेप्रेशन नहीं लगेगा। फिर हम निकालते हैं कैपिटल गेन, जैसा कि आप बोल रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जो केस नंबर 1 था उसमें पता है अपन क्या बोलते? हम ये बोलते सर कि 50 का आइटम कितने में बेच दिया आपने? 60 में बेच दिया। यहाँ पर फायदा हो रहा है आपको? फायदा हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। कितने रुपए का? 10,000। यहाँ डेप नहीं लगेगा अब आपके पास। अच्छा, केस नंबर 2, आपने तीनों एसेट्स बेच दिए। अब आपकी वाली बात है, जो आपके सर लॉस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ना, क्योंकि ब्लॉक में कुछ बचा गया, खाली हो गया ब्लॉक। 50 का आइटम आपने कितने बेच दिया? 45 में। यहां हो रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल। अब जो आपको पैराग्राफ लिखा है ना, अब आप पढ़ो, आपकी खोपड़ी में अब आएगा वो। और अब भी कोई डाउट हो तो मेरे को बताओ, मैं फिर से 2-3 एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर से कराता हूँ। आप आराम से पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको पढ़ो, और अगर उसमें कोई बात आपको नहीं समझ में आया तो आप बताओ कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही इसमें। जब लगेगा ना बेटा, एसेट बची ना, आप उसको कैसे कैपिटल गेन मान लोगे अभी? आप उसको कैपिटल गेन कैसे मानोगे? मानोगे या नहीं मान सकते? नहीं मानोगे, कैसे मान लोगे?
हाँ जी, पढ़ लिया आपने पैराग्राफ? खोपड़ी में बात आ गई अब अपने। तो दो चीज कौन कौन सी? एक तो ब्लॉक में क्या बचनी चाहिए और एक क्या बचनी चाहिए, दोनों बचेंगी तो डैप लगेगा, वरना डैप, वरना क्या होगा, वरना फिर होगा या तो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, और या फिर लगेगा डैप। हिंदी में कहा होता है एक म्यान में एक ही तलवार रहती है, तो यहाँ एक ही काम होगा, या तो डैप लगेगा। अगर डैप लग रहा है तो कैपिटल गेन में मत जाओ, और अगर कैपिटल गेन हो रहा है तो फिर डैप नहीं लगेगा। दोनों में से एक चीज, दोनों नहीं लगती। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो बाकी का कल पढ़ाएंगे अब आपको। अभी तो बहुत मजे की चीजें इसमें। इसमें डैप पता है या तो 6 महीने का लगता है साल भर का,